हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं 23 जनवरी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा। मेरा नाम है गौरव। हमारे यूपीएससी की सेल चल रही है। आज दूसरा दिन है हमारी सेल का। ये 23 से 27 तक है। आप इसका लाभ ले सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी यूपीएससी के लिए उपलब्ध है। studyIQ.com हमारी वेबसाइट है। इस पर जाकर आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है टायरलेस सोल, या ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है गौरव गर्ग 888। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एनवायरमेंट इकोलॉजी यानी पर्यावरण से। इसमें ये आर्टिकल आया है, काफी अच्छा आर्टिकल है। इसमें ये बताया है कि एक सांप होता है जिसका नाम है कैलियोफिस बिब्रोनी। कैलियोफिस बिब्रोनी नाम का सांप है। ये एक जहरीला सांप है जो ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। ये आपको चारों स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है कि नहीं। पहली जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये ईस्टर्न घाट पे नहीं पाया जाता, ये वेस्टर्न घाट पे पाया जाता है। वेस्टर्न घाट जिसमें कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब वेस्टर्न घाट पे हैं भारत के। और इनको सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री। और तट का नाम है मालाबार कोस्ट। वैसे अलग अलग तट हैं, जैसे कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है। और दूसरा है, ये जो सांप है ये एक ब्राइट रेड कलर अपना कर लेता है जब ये छोटा होता है। ब्राइट रेड कलर, और ये एक तरह का अनुकरण करता है जो दूसरे जहरीले सांप हैं उनका ये मिमिक्री करता है। तो ये यही रिसर्च हुआ है अभी अभी। ये रिसर्च वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है जो देहरादून के अंदर है। उसके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये जो सांप है ये क्या करता है जब ये छोटा होता है तो जो दूसरे जहरीले सांप हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल जहरीले सांप हैं, उनकी नकल करता है। अपने स्किन का कलर उनके जैसा कर लेता है। जब ये छोटा होता है तो ये ब्राइट रेड कलर का हो जाता है, लेकिन जब ये बड़ा होता है तो इससे इसका भोजन दूर ना भागे, इसलिए अपने आप को काले रंग का कर लेता है। यानी डुअल मिमिक्री करता है। दो अलग अलग तरह के रंग रखता है। जब छोटा होता है तो ब्राइट रेड, और जब बड़ा होता है तो ब्लैक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और सांपों की जो स्टडी है उसे बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। नहीं, हर्पेटोलॉजी बोलते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल की स्टडी को। एम्फीबियन वो जानवर होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। उभयचर उभयचर बोलते हैं इन्हें, जो जैसे मेंढक है, मेंढक पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, तो वो एम्फीबियन है। और रेप्टाइल होते हैं रेंगने वाले जीव, जैसे छिपकली है, जैसे सांप है, जैसे गिरगिट है इत्यादि, रेंगने वाले। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल की स्टडी को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है, सिर्फ सांप की स्टडी को नहीं। सिर्फ सांप की स्टडी को बोलते हैं ओफियोलॉजी या ओफिडियोलॉजी। सरपेंट या स्नेक, ओफिडियोलॉजी या ओफियोलॉजी। तो सी जो है ये गलत है, बी ठीक है, ए भी गलत था। और सांप जो होते हैं वो एक्टोथर्मिक एनिमल होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड जानवर। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है, दो तरह के जानवर होते हैं। एक होते हैं समताप, यानी कि जिनका अंदर का जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, वार्म ब्लडेड बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम ठंड में चले जाएं या किसी भी गर्मी वाली जगह पे चले जाएं, हमारे अंदर का बॉडी टेम्परेचर 98.4 रहता है। यानी हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर टेम्परेचर कितना है, अंदर का हमारा सेम रहता है। हमें समताप यानी वार्म ब्लडेड। लेकिन सांप ऐसे नहीं है, सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जिनको बोलते हैं एक्टोथर्मिक। तो डी भी ठीक है। तो इसका आंसर हो गया थर्ड, बी एंड डी। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते हैं लोगों को, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले, क्योंकि वो बैकग्राउंड उस तरह का नहीं होता हर एक का कि बायोलॉजी वाला। और इसमें एक चीज और याद रखिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देहरादून में है। लेकिन ट्रॉपिकल रिसर्च फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के आगे टी लगा दो तो बन गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है जबलपुर में। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है देहरादून में। तो सवाल किसी भी तरह से आ सकता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। ये भी पर्यावरण से रिलेटेड है। ये पानी के संरक्षण से रिलेटेड एक आर्टिकल था तो उस पर बनाया है ये एमसीक्यू। सबसे पहला ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये गुजरात की सरकार का पानी को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट है, एक कैंपेन है। ये गलत है। जल स्वावलंबन अभियान गुजरात सरकार का नहीं है, राजस्थान सरकार का है। और इससे राजस्थान को काफ़ी फायदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू में सितंबर 2017 में रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें पानी वाकई में बढ़ा है। जैसे प्रतापगढ़ राजस्थान, वहाँ पे काफ़ी पानी बढ़ा है, भूमिगत पानी भी काफ़ी बढ़ा है जल स्वावलंबन अभियान के कारण। तो ये ठीक है। और जल स्वावलंबन अभियान का जो अगला चरण है, जो तीसरा चरण है, वो राजस्थान में लॉन्च हुआ है। इसको लॉन्च करा है वहाँ के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने। अब बात करते हैं दूसरे पे। तो पहले वाला तो गलत हो गया। ये जो जल स्वावलंबन अभियान है ये 4 वाटर कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। 4 वाटर कंसेप्ट, जिसके अंदर हमें कई तरह के पानी को बचाना है। जैसे जो बारिश का पानी है जो वेस्ट हो जाता है, रन ऑफ जो चला जाता है, उसे बचाना है। ग्राउंड वाटर, जो जमीन के ऊपर पानी है जो इधर उधर फैल जाता है या रन ऑफ हो जाता है, उसे बचाना है। भूमिगत पानी, अंडरग्राउंड वाटर हमें बचाना है। और मिट्टी के अंदर जो नमी है, इन सितु सॉइल मॉइस्चर, हमें उसे भी बचाना है। इसको बोलते हैं 4 वाटर कंसेप्ट, और ये भी ठीक है, ये ठीक है।
तीसरा, जल बचाओ अभियान हमारी केंद्र सरकार ने स्टार्ट करा है, जिसमें भारत के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब तो भारत में 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनके अंदर हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव को पकड़ना है। वो ऐसा गांव होना चाहिए जिसमें पानी की कमी है, तो हमें उसे वाटर डेफिशिएंट से वाटर सरप्लस गांव बनाना है। वाटर सरप्लस यानी उसमें पानी की कमी ना रहे, पानी जो है उसमें जरूरत से ज़्यादा ही रहे, कम ना रहे, ऐसा गांव हर डिस्ट्रिक्ट में एक एटलीस्ट बनाना है हमें। इसका नाम है जल बचाओ अभियान। ये गलत है, इसका नाम जल क्रांति अभियान है, जल बचाओ अभियान नहीं है, तो सी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है कि फॉर वाटर कंसेप्ट जिसकी बात हो रही थी यहाँ पे, ये जिस वैज्ञानिक ने खोजा था, डेवलप किया था, उसका नाम है हनुमंत राव। अब तो ये नहीं है हमारे बीच, ये मशहूर कृषि वैज्ञानिक थे, एनवायरमेंटलिस्ट भी थे, तो ये ठीक है। फॉर वाटर कंसेप्ट दिया था टी हनुमंत राव ने। और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसके हिसाब से भारत के 21 ऐसे शहर हैं जिनमें पानी खत्म हो जाएगा 2020 तक ही, यानी आने वाले 3 साल के अंदर अंदर। अभी 2018 तो स्टार्ट हो गया है, तो 2020 तक भारत के 21 शहरों में पानी खत्म हो जाएगा, कहा है यूनाइटेड नेशन ने। ये गलत है, ये यूनाइटेड नेशन ने नहीं कहा, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है, तो इसमें ई भी गलत है। अब आपसे पूछा है कि भाई इसमें कौन सा ठीक है, तो इसमें बी और डी ठीक है, यानी इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर हो गया ए, सी एंड ई। तो आंसर है ए, सी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर टाइगर्स की गिनती स्टार्ट हो गई है, और कहाँ पे हुई है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है NSTR, यानी कि नागार्जुन सागर श्री सैलाम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्री सैलाम टाइगर रिजर्व, यहाँ पे टाइगर की जो गिनती है वो स्टार्ट हो गई है। टाइगर की गिनती कैसे होती है? एक में टाइगर के जो पद चिन्ह हैं, जो पग मार्क्स, उनको देखा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, कैमरा लगाए जाते हैं, आजकल तो ऐप भी यूज की जा रही है। सो आपको यह बताना है कि भारत में जो टाइगर सेंसस है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है, फिर किस राज्य में है। तो जो टॉप 4 हैं आपको उनको क्रम में लगाना है। तो ये टाइगर का जो नंबर है वो बता देता हूँ आपको। कर्नाटक में है सबसे ज़्यादा टाइगर, हालांकि कर्नाटक का जो स्टेट एनिमल है वो है एशियाटिक एलिफेंट, हाथी है इनका राजकीय जो पशु है। और कर्नाटक में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हाथी हैं। पहले नंबर पे कर्नाटक में है, दूसरे नंबर पे असम में है, तीसरे नंबर पे केरल में है। ये है एलिफेंट का, लेकिन इस क्वेश्चन में टाइगर के लिए पूछा है। टाइगर में भी कर्नाटक नंबर 1 है, दूसरे पे है उत्तराखंड, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे तमिलनाडु, और फिर महाराष्ट्र, असम, केरला और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो गया? KUMT, यानी कि सबसे पहले कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, फिर मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु। सो इसका आंसर हो गया बी। कर्नाटक में जैसे कुद्रेमुखा टाइगर रिजर्व है, कुद्रेमुखा, ये कुद्रेमुखा और उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व, दोनों टाइगर रिजर्व बने थे 2011 में। तो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व भारत के दोनों हैं, कुद्रेमुखा टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी है उत्तराखंड में और कर्नाटक में है कुद्रेमुखा। इसके अलावा कर्नाटक में डांडेली टाइगर रिजर्व है, बनरगट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोले नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क इत्यादि। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है ही, जिम कॉर्बेट बहुत पॉपुलर है, इसका जब बना था तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। और मशहूर टाइगर हंटर कुमाऊं में उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जिम कॉर्बेट उनके नाम पे रखा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में भी है, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ है, बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में। एक वक्त मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर थे, इसको टाइगर स्टेट बोलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और फिर तमिलनाडु, तो आंसर होगा इसका बी। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, ये भी सरप्राइजिंगली एनवायरमेंट इकोलॉजी से है इस बार। तो ये आर्टिकल आया था, इसमें बताया गया है कि एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है अभी अभी। तो क्या उस ऐप का नाम रोड किल्स है? ये ऐप पे क्या है, अगर आप मान लो कोई वाइल्ड एनिमल देखते हो, कोई भी जानवर रोड के ऊपर पड़ा हुआ है और वो बहुत ही दर्दनाक हालत में है या वो डेड है, तो आप उसका फोटो अपलोड कर सकते हो। इसी तरह कुछ जानवर ऐसे हैं जो रेल आती है तो उससे कट के मर जाते हैं, उनका फोटो आप अपलोड कर सकते हो और तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। इस ऐप का नाम है रोड किल्स। ये बिल्कुल ठीक है। इस ऐप को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने बनाया है, इसको लॉन्च किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने, नहीं, इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने नहीं किया, इसको किया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ने। ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो बी गलत है। और ऑप्शन सी है कि एम स्ट्राइप्स नाम की एक ऐप है, एम स्ट्राइप्स। ये ऐप एलिफेंट्स की गिनती के लिए यूज होती है, एलिफेंट्स की गिनती के लिए यूज होती है जिससे ह्यूमन एरर ना हो, कम से कम एरर हो। ये भी गलत है। एम स्ट्राइप्स ऐप यूज होती है टाइगर की गिनती के लिए, ना कि एलिफेंट्स की गिनती के लिए। और एम स्ट्राइप्स की फुल फॉर्म देख लो, आप अपने आप समझ जाओगे। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, इन शॉर्ट एम स्ट्राइप्स। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस।
अब ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा ठीक है। तो सिर्फ ए ठीक है, बी और सी गलत है, तो आंसर है फोर्थ, ए इज ट्रू बट बी एंड सी आर फॉल्स। इसके अलावा मैं अब ये भी चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में स्टार्ट हुआ था। क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर? देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस आर्टिकल से, द पेरिलस मार्च ऑफ हिंदुस्तान, यानी भारत को हम हिंदुस्तान नहीं बना सकते। भारत जो है वो एक बहुत प्लूरल कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, बहुत तरह की विचारधारा, बहुत तरह के लोग, कल्चर, संस्कृतियां हैं यहाँ पे। हम हिंदुस्तान नहीं बना सकते इसे। इस पे ये आर्टिकल है कि हिंदी को जबरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, 18 जनवरी 1968 को ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन पास हुआ था लोकसभा राज्यसभा में, भारत में दोनों हाउसेस के अंदर। दिस इज करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है, 18 जनवरी को हुआ था। और इस रेजोल्यूशन के अंदर ये कहा गया है कि इन्होंने ये कहा था कि हम एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन द कंट्री इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये भी ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये है कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और साथ में एक साउथ की भाषा पढ़ाई जाएगी, और जो दक्षिण भारत है वहाँ पे उनकी अपनी लोकल भाषा और इंग्लिश के अलावा हिंदी पढ़ाई जाएगी। यानी कि दक्षिण भारत के राज्य हिंदी पढ़ेंगे और नॉर्थ इंडिया के राज्य जो है वो एक लोकल साउथ की लैंग्वेज पढ़ेंगे, और साथ में इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे और हिंदी भी दोनों एक तरह से पढ़ेंगे देयरफॉर। लेकिन हुआ क्या, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की गई। साउथ में तमिलनाडु को छोड़ के बाकी सारे राज्य जो है वहाँ पे हिंदी पढ़ाई गई, लेकिन नॉर्थ भारत में कोई भी साउथ की भाषा नहीं पढ़ाई गई, और इंग्लिश भी डिलेजिटिमाइज कर दी गई, इंग्लिश तक नहीं पढ़ाई गई। तो ये एक तरह से हिंदी थोपने का प्रयास चलता रहा पिछले 40 साल में। इस पर ये आर्टिकल है, ये बी स्टेटमेंट भी ठीक है। और सी कहता है कि ये रेजोल्यूशन ये कहता है कि जितनी भी लैंग्वेज है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें अलाउ किया जाएगा एज एन ऑल्टरनेट मीडिया। जितने भी भारत के सेंट्रल सर्विस एग्जामिनेशन है उनके अंदर ऑल द लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल शैल बी अलाउड एज एन ऑल्टरनेट मीडिया। ये भी ठीक है। तो इसके अंदर है ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। 8th शेड्यूल के अंदर जो है जितनी भी लैंग्वेज है, कितनी है? 22 लैंग्वेज है, याद रखिए 22 लैंग्वेजेस हैं, और ये इसमें ऑल आर करेक्ट इज द आंसर। अब आते हैं इसके ऊपर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट आई है। इनकी ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट की पूरी रिपोर्ट है, इसमें एनालिसिस है। वैसे बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी जो फंड है, मुद्रा कोष, इन्होंने कहा है भारत का जीडीपी ग्रो करेगा वित्तीय वर्ष 2018। आप जानते हैं वित्तीय वर्ष 2018 खत्म होने वाला है 31 मार्च को इसी साल। तो इसमें हमारी ग्रोथ होगी सिर्फ 6.7%, लेकिन वित्तीय वर्ष 2019 में हमारी ग्रोथ इन्होंने प्रोजेक्ट करी है 7.4%, और वित्तीय वर्ष 2020 में करी है 7.8%। ये है आईएमएफ का भारत के लिए प्रोजेक्शन। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देता है आईएमएफ, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा ये बताना है। ये तो ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है वर्ल्ड बैंक, तो ये गलत है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की क्रेडिबिलिटी पे काफी सवाल उठे हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मुख्य जो इकोनॉमिस्ट हैं पॉल रोमर, उन्होंने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग हम मैनिपुलेट करते थे, हम जानबूझ के आगे पीछे करते थे, तो इसलिए अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कोई इतना सीरियसली ले नहीं रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत जो है वो आपको याद होगा 30 पायदान ऊपर चढ़ा था, 130 से 100 हो गया था, लेकिन अब इन रैंकिंग पे काफ़ी सवाल उठे हैं। और भारत में तेलंगाना टॉप पे चल रहा है अभी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। अगर पूछे राज्य कौन सा टॉप पे चल रहा है तो अभी तो तेलंगाना चल रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट देता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इफ्प्री, दिस इज करेक्ट। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो है ओनली बी, यानी आंसर है सेकंड। अब हम आते हैं 7वें MCQ पे। ये है भारत आसियान के बारे में। सुरेश प्रभु ने कहा है कि भारत और आसियान के बीच में जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे होने चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो जाना चाहिए। और आसियान में 10 कंट्री हैं, आप जानते हैं। तो पहला सवाल है कि 32वां आसियान समिट अप्रैल 2018 में होगा सिंगापुर में। दूसरा, आसियान +3 किसको बोलते हैं? आसियान +3 में आसियान आता है और 3 देश और आते हैं, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, इसको बोलते हैं आसियान +3। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तीसरा है कि 2018 में आप जानते हैं आसियान के जो 10 हेड ऑफ स्टेट हैं, आसियान कंट्रीज हमारे मुख्य अतिथि होंगे 26 जनवरी की परेड को। तो ये पहली बार है जब भारत ने एक से ज़्यादा देश के हेड ऑफ स्टेट को बुलाया है रिपब्लिक डे इवेंट पर। क्या ये पहली बार है? ये बिल्कुल ठीक है, पहली बार है। तो आंसर है ऑल आर करेक्ट, ये तीनों ठीक है। आसियान के साथ हमारे रिश्तों को 25 साल पूरे हो चुके हैं। हमें 25 साल हो गए डायलॉग पार्टनर बने हुए, 15 साल समिट लेवल पार्टनर और 5 साल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। यानी अगर पूछें अभी क्या है भारत, तो अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है आसियान का। और अब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाह रहे हैं आसियान कंट्रीज के साथ। और आसियान के हम मेंबर नहीं है, ये आपको पता ही होगा। हम साउथ ईस्ट एशिया में आते ही नहीं है, तो हम इसके मेंबर नहीं हो सकते। लेकिन
हम साउथ एशिया में आते हैं, और अगर हम किसी देश से वार्ता करना चाहते हैं तो और कई सारे फोरम हैं, जैसे भारत इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, या बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक वगैरह हैं, उनमें इनमें से कुछ कंट्री हैं, तो हम उनसे वार्ता कर सकते हैं। या फिर द्विपक्षीय वार्ता तो होती हैं, कई और समिट हैं, उनके साइडलाइंस पे हो सकती हैं। तो इसका आंसर है ऑल आर करेक्ट। अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पे, और ये नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में है। नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अधीन सेटअप किया गया था, बनाया गया था। और दूसरा, ये जो NHFDC है, ये रजिस्टर्ड है अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट एज अ कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। ये पहले तो ये समझिए आंसर करने से पहले कि ये NHFDC है क्या। बाय द वे, ये जो क्वेश्चन है मैंने PIB से बनाया है, ये क्वेश्चन मैंने द हिंदू से नहीं बनाया है। और NHFDC क्या है? भारत में जितने भी दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग लोगों के लिए जो पैसा रिलीज करती है, वो करती है NHFDC। उनको कोई भी आर्थिक सहायता चाहिए तो NHFDC रिलीज करती है वो पैसा। और ये सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम नहीं करती, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो पहले वाला गलत है, तो आंसर हो गया B इज ट्रू बट A इज फॉल्स। तो ये थे MCQ आज के। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में लिख के बताइए। कितने ठीक हुए? 8 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन 8 में से कितने ठीक हुए ईमानदारी से कमेंट्स में लिख के बताइए। और कोशिश ये कीजिए कि मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले वीडियो को पॉज करके, रोक के, फिर आप अटेम्प्ट करें, और तभी आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। थैंक यू सो मच।